नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा में रहने वाले उस विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं जो यूपीएससी के पेपर के लिहाज से महत्वपूर्ण है। देखिए, यूपीएससी के पेपर को समझने से पहले ज़रूरी है कि यूपीएससी का माइंडसेट समझा जाए कि यूपीएससी मैप बेस किस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है। तो यूपीएससी मैप बेस दो तरीके के प्रश्न पूछता है। पहला स्टैटिक बेस क्वेश्चन और दूसरा करंट बेस स्टैटिक क्वेश्चन। पहले वाले टाइप का एग्जाम्पल लूँ तो 2017 में भूमध्य सागर के इर्द गिर्द के देश पूछे गए थे। दूसरे टाइप की बात करूँ तो 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में यूक्रेन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चर्चा में था उस लिहाज से प्रश्न पूछा गया था। काला सागर अनाज पहल चर्चा में था, उस लिहाज से यूक्रेन का प्रश्न पत्र में आना बहुत ही स्वाभाविक था। आज हम बात करने वाले हैं ईरान की। देख लेते हैं ईरान क्यों चर्चा में है। ईरान चर्चा में क्यों है तो हाल ही में ईरान के ऐतिहासिक शाह चिराग मस्जिद पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। ईरान जो है वो पश्चिमी एशिया का देश है। अगर बात करें ईरान की तो कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा निर्यातक होने के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ईरान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात करें गैस भंडार की तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार जो है वो ईरान के पास है। यदि 2070 तक भारत नेट ज़ीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करना चाहता है तो ईरान हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होने वाला है। इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं तो हम सिर्फ ईरान के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करने वाले हैं उसके इर्द गिर्द की सभी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में, जैसे कैस्पियन सागर, पर्शियन गल्फ, हॉर्मोज की खाड़ी, चाबहार पोर्ट। इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान की भौगोलिक अवस्थिति की। अगर ईरान की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो आपको ईरान के उत्तर में 3 देश दिखाई देंगे। कौन कौन से देश हैं वो तो अर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। एक सागर भी उत्तर से सीमा साझा करते हुए नजर आएगा। तो वो कौन सा सागर है तो वो है कैस्पियन सागर। अगर पूर्व की बात करें तो 2 देशों से सीमा साझा करते हुए ईरान नजर आता है। कौन कौन से 2 देश हैं तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। दक्षिण की बात करें तो आपको दिख जाएगा पर्शियन गल्फ और क्या दिख जाएगा तो गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ सीमा साझा करते हुए नजर आता है। पश्चिम की बात करें तो आपको 2 देश फिर से दिखाई देंगे। कौन कौन से देश हैं तो वो है इराक का देश और दूसरा क्या है टर्की का देश। याद रखिए यहाँ पे ईरान की राजधानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी है ईरान की राजधानी तो तेहरान जो है वो ईरान की राजधानी है। बात करें ईरान की तो चाबहार पोर्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों चाबहार पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में गल्फ ऑफ ओमान पर अवस्थित है। अब चाबहार पोर्ट को क्यों बनाया गया था? चाबहार पोर्ट को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को काउंटर करने के लिए बनाया गया था ताकि इंडिया कहाँ तक पहुँच स्थापित कर सके। ईरान अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के देश जैसे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों तक अपनी पहुंच बना सके। यहाँ तक ही नहीं बल्कि यहाँ से वो रूस और यूरोप तक भी अपनी पहुंच को स्थापित करना चाहता था। इसलिए चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और एक यूपीएससी का आसान सा प्रश्न देख लेते हैं। यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा गया था कि भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का क्या महत्व है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है तो तेल उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे। ऑप्शन सी क्या कह रहा है अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ऑप्शन डी क्या कहता है पाकिस्तान इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन का स्थापन सुलभ बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? एक्सप्लेनेशन के अनुसार कौन सा उत्तर आपको सही लगता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
आइए इसके बाद देख लेते हैं कैस्पियन सागर का लोकेशन। कैस्पियन सागर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय निकाय है। अंतर्देशीय निकाय किसे कहा जाता है? अंतर्देशीय निकाय उस जल निकाय को कहा जाता है जो चारों ओर से भूआबद्ध हो और एक संकीर्ण चैनल के माध्यम से समुद्र से जुड़ता है। अब कैस्पियन सागर को अंतर्देशीय निकाय क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैस्पियन सागर चारों ओर से भूआबद्ध है और रूस की जो वोल्गा नदी है और कुछ नहरों के माध्यम से वो अजोव सी, काला सागर और बाल्टिक सागर से जुड़ता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अंतर्देशीय जल निकाय कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे पूर्ण समुद्र भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि कैस्पियन सी के इर्द गिर्द कौन कौन से लोकेशन अवस्थित है। तो कैस्पियन सी के उत्तर में रशिया सीमा साझा करता है। उत्तर में ही है कौन? कजाकिस्तान सीमा साझा करता है। अगर पूर्व की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान सीमा साझा करते हुए नजर आता है। दक्षिण की बात करें तो आपको ईरान दिखाई देगा। पश्चिम की बात करें तो अजरबैजान दिखाई देगा। एक और चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि अजरबैजान की राजधानी जो है वो कैस्पियन सागर के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। आगे देख लेते हैं कैस्पियन सागर को कहाँ कहाँ से जल प्राप्त होता है। तो कहाँ कहाँ से जल प्राप्त होता है? आपकी यूराल नदी है, वोल्गा नदी है और कूरा नदी महत्वपूर्ण है, जहां से कैस्पियन सागर क्या करता है? जल प्राप्त कर लेता है। ईरान के इर्द गिर्द एक और लोकेशन जो महत्वपूर्ण है वो है फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ। फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ईरान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पर्शियन या फारस जो है वो ईरान का पुराना नाम था। इसे क्या कहा जाता है? हिंद महासागर का विस्तार भी कहा जाता है। ये है हिंद महासागर का विस्तार। किसको कहा जाता है? तो पर्शियन गल्फ को भी कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले, फारस की खाड़ी को समझने से पहले ये समझा जाना जरूरी है कि खाड़ी क्या होता है। देखिए, खाड़ी जो होता है वो समुद्री जल का जलाशय होता है जो किसी ओर से तो समुद्र से जुड़ा हो लेकिन जिसके इर्द गिर्द क्या हो? भूमि का घेरा हो। अंग्रेजी में खाड़ी के लिए दो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पहला गल्फ और दूसरा बे। दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में छोटा सा अंतर है कि सकरी खाड़ी को गल्फ कह दिया जाता है और चौड़ी खाड़ी को बे कह दिया जाता है। गल्फ के चारों ओर जो भूमि का हिस्सा है वो बे की तुलना में क्या लगता है? अधिक लगता है। आइए देख लेते हैं पर्शियन गल्फ की लोकेशन। पर्शियन गल्फ के इर्द गिर्द कौन से देश लगते हैं? तो ईरान लगता है, इराक लगता है, कुवैत लगता है, बहरीन लगता है, कतर लगता है, यूएई, ओमान का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर लगता है और सऊदी अरेबिया यहाँ सीमा साझा करते हुए नजर आती है। आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है कि आपको इन सभी देशों के कैपिटल कमेंट बॉक्स पर नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में मेंशन करना है। यूपीएससी के लिहाज से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित देशों को या निम्नलिखित राजधानी को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ है, खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ईरान और इराक को छोड़कर बाकी सभी जो देश है वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का हिस्सा हैं। आगे बात कर लेते हैं हम फारस की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। इसकी बात हमने एपिसोड 1 में विस्तार से की थी, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रही। कौन कौन सी नदियां हैं? तो टिग्रिस है, यूफ्रेट है, जो आगे चल के शत अल अरब बन जाती है और कहाँ गिर जाती है? तो पर्शियन गल्फ में गिर जाती हैं। आगे देख लेते हैं, हॉर्मोज की जल संधि महत्वपूर्ण है। ये दुनिया का एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है क्योंकि यहाँ से कच्चे तेल का व्यापार होता है। अगर ये अवरुद्ध हो जाए तो व्यापार भी यकीन मानिए अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? चोक पॉइंट कहा जाता है। तो कौन से दो जल निकाय को ये जोड़ रहा है? तो गल्फ ऑफ ओमान को ये जोड़ देता है पर्शियन गल्फ से। और किन दो भूभाग को अलग करता है? तो ये करता है ओमान को अलग करता है। किससे? तो ईरान से अलग कर देता है। अब बारी है प्रैक्टिस की। देखिए, सब लोग कहते हैं कि मैप को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, तो चलते फिरते पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप स्टैटिक पोर्शन का पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद जो करंट में टॉपिक रहेंगे उसके माध्यम से आप रिवीजन का काम कीजिए। अब देख लेते हैं कौन कौन सी लोकेशन हमने पढ़ी है। तो हमने ये पढ़ा, क्या? ईरान पढ़ा। ईरान के उत्तर में कौन कौन से देश देखे हमने? तो ये था आपका अजरबैजान, ये था अर्मेनिया, ये आपका कैस्पियन सी। इसकी बात करें तो ये है आपका तुर्कमेनिस्तान,
इसकी बात करें तो यहाँ लगती है सीमा साझा करते हुए अफ़गानिस्तान और ये है पाकिस्तान। दक्षिण की बात करें तो आपको दिख जाएगा पर्शियन गल्फ़, गल्फ़ ऑफ ओमान, और क्या दिखेगा तो अभी हमने बात की किसकी, हॉर्मोज स्टेट की बात की। इसके बाद इसके पश्चिम में कौन कौन से देश दिखाई देंगे तो आपको दिखाई देगा इराक, और क्या दिखाई देगा आपको यहाँ पे टर्की। अगर कैस्पियन सी की बात करें तो हमने बात कर ली, पूर्व में तुर्कमेनिस्तान है, दक्षिण में ईरान है, पश्चिम में अज़रबैजान है। यहाँ पे एक राजधानी थी जिसका नाम था क्या, बाकू। अगर हम उत्तर की बात करें तो यहाँ पे रशिया सीमा साझा करते नज़र आती है और यहाँ पे कजाकिस्तान। इतने लोकेशन की हमने बात अभी तक की है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख शहर मौजूद हैं। तो बंदर ए अब्बास प्रमुख हो जाता है, तेहरान जो ईरान की राजधानी है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, मशहद महत्वपूर्ण हो जाता है, तबरीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है, इस्फ़हान महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सब जो है क्या है, ईरान के प्रमुख शहर हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ईरान के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। तो उत्तर में आपको एल्ब्रूज माउंटेन मिल जाएगा और दक्षिण के साइड पे आपको मिल जाता है ज़ैगरोस माउंटेन। ज़ैगरोस माउंटेन ईरान की सबसे बड़ी क्या है, पर्वत श्रृंखला है। दो यहाँ पे आपको डेजर्ट या फिर रेगिस्तान जो है, मरुस्थल जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन कौन से हैं तो पहला है आपका दस्ते कावीर और दूसरा है आपका दस्ते लुट। ये चीज़ नहीं भूलना है। आपके दिए गए सुझाव के आधार पर हमने जोड़ दिया है एक और सेक्शन, जो ईरान के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ईरान में विशाल खनिज का भंडार है, 68 से अधिक प्रकार के खनिज आपको ईरान में देखने को मिलते हैं। ईरान 15 सबसे बड़े खनिज समृद्ध देशों में से एक है, जिसकी बात हमने पहले की ही थी कि कच्चे तेल के लिए और गैस भंडार के लिए बहुत ज़्यादा ईरान महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं तो क्रोमाइट पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, तांबा, कोयला, सोना, टीन, लोहा इत्यादि यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। अंतिम में बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। देखिए क्या प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ईरान के दक्षिणी पूर्वी तट पर फारस की खाड़ी पर चाबहार बंदरगाह अवस्थित है। दूसरा कथन क्या है, हॉर्मोज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। तीसरा कथन क्या है तो दस्ते लुत ईरान का एकमात्र मरुस्थल है। प्रश्न क्या है आपका, उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या उपरोक्त सभी सत्य हैं। देखिए आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई खबर, नए स्थान और नए तथ्यों के साथ। कुछ स्थान जो महत्वपूर्ण हैं, आप हमें अगर सुझाव देना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।